गौतम बुद्ध ने कहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका मित्र हो या आपका शत्रु, जिसका मन मैला है, ऊपर से आपका मित्र होने का ढोंग रचेगा। आपके पास धन दौलत या आपके घर माँ बहन बेटी सुंदर है, उन्हें अपनाने के लिए कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से सदैव सतर्क रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है, किस तरह से धोखेबाज मंत्री के पुत्र ने राजा की सुंदर स्त्री और अपने दोस्त के राज्य को पाने के लालच में आकर दोस्त के साथ विश्वासघात किया था और हजारों निर्दोष बंदरों को मौत के घाट उतार दिया। आज से कुछ वर्ष पहले इस शहर पर कीर्ति ध्वज नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा कीर्ति ध्वज का एक बेटा था जिसका नाम सोमदत्त था और राजा कीर्ति ध्वज के सेनापति का नाम चक्रधर था। चक्रधर के बेटे का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से सोमदत्त की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही उम्र के थे और एक साथ पढ़ते थे। सोमदत्त की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। सोमदत्त अपनी पत्नी रूपमती से बहुत प्यार करता था और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। सोमदत्त के दोस्त सिद्धार्थ की अब तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन दोनों दोस्त शिकार खेलने के लिए जंगल को निकल गए। दोपहर होने तक वह दोनों जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा और वह दोनों थक कर एक पेड़ की छाव में बैठ गए। तभी अचानक उन दोनों को शेर शेरनी का एक जोड़ा नजर आ गया। शेर शेरनी को देखकर बिना देर किए वह दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शेर शेरनी का पीछा करने लगे। थोड़ा नजदीक पहुंचते ही दोनों ने अपने अपने धनुष बाण निकालकर शेरों पर दागने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों से विचलित हो गए और एक दूसरे से उल्टी दिशा में भागने लगा। पहला शेर उत्तर की तरफ खो गया तो दूसरा दक्षिण की तरफ। वे दोनों दोस्त भी शेरों की इस चाल को समझ गए और दोनों अलग अलग होकर एक एक शेर का पीछा करने लगे। शेर पहले ही तीर की चोट से बहुत डर गया था। शेर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगे। जैसे जैसे शेर घने जंगल के अंदर भाग गए, घने जंगलों में घोड़ों को तेजी से भागने में दिक्कत होने लगी थी। घने जंगल का फायदा उठाकर शेर भी झाड़ियों में ना जाने कहाँ लापता हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़ों की लगाम खींचकर उन्हें रोक लिया और वापस लौटने लगे। दोनों दोस्त बिछड़ चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सोमदत्त कहीं भी नहीं मिले और दिन ढलने लगा था। जब सिद्धार्थ ने सोचा शायद सोमदत्त वापस महल में लौट गए हों और अब मुझे भी वापस महल में चलना चाहिए, और सिद्धार्थ भी वापस महल में लौट आए। जब सोमदत्त का शिकार उनकी आंखों के सामने से ही झाड़ियों में खो गया तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। सोमदत्त ने दूर दूर तक अपनी नजरें घुमाई, लेकिन सोमदत्त कोई भी नजर नहीं आया। सोमदत्त को बहुत प्यास लगी थी। सोमदत्त ने अपने घोड़े को एक पेड़े से बांध दिया और जंगल में पानी ढूंढने लगे। जंगल में अंदर थोड़ी ही दूर जाने पर सोमदत्त को एक कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया एक महात्मा की थी। उस घने जंगल में महात्मा कुटिया बनाकर प्रभु सेवा में लीन रहते थे। सोमदत्त ने उस कुटिया में प्रवेश किया। महात्मा समाधि में ध्यान मग्न थे। उनके पास एक कमंडल रखा हुआ था। सोमदत्त ने महात्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्र भाव में कहा, हे मुनिवर, आप आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें नहीं खोली। वह पूरी तरह
प्रभु भक्ति में डूबे हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें फिर से मुनिवर कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत प्यासा हूँ, यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। महात्मा इस बार भी कुछ नहीं बोले। सोमदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका तो कमंडल पूरा जल से भरा हुआ था। सोमदत्त प्यास से बेहाल हो गए थे और उन्होंने महात्मा से पूछे बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही सोमदत्त के शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। सोमदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। सोमदत्त की छठी इंद्री जागृत हो गई। यह जानकर सोमदत्त की नीयत में खोट आ गया था। उस कमंडल में अभी भी बहुत सा जल बचा हुआ था। सोमदत्त ने वह कमंडल लिया और वहां से महल की तरफ चल दिए। सोमदत्त जिस महात्मा का कमंडल अपने साथ ले आए थे वह एक बहुत ही सिद्ध संत थे और उस कमंडल में जो जल था वह जल कोई साधारण नहीं बल्कि अभिमंत्रित किया हुआ जल था। उस जल को महात्मा ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। सोमदत्त कमंडल साथ लिए जैसे तैसे उस जंगल से बाहर आ गए और महल तक पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। इस बीच सोमदत्त की पत्नी उसके वहां ना पहुंचने पर बहुत घबरा रही थी। रानी ने कई बार सिद्धार्थ से सोमदत्त के बारे में पूछा था। जब सोमदत्त महल में पहुंच गए तो उसकी रानी की जान में जान आई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताया और यही भी बताया कि जिस कमंडल को अपने साथ में लेकर आए हैं उस कमंडल में अभिमंत्रित किया हुआ जल है। उस जल को पीने से किसी भी इंसान को पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उसके बाद वह इंसान किसी भी मरे हुए प्राणी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही सब जानकर रानी रूपमती भी बहुत खुश हुई। रानी ने भी पराविद्या जानने की इच्छा जताई तो सोमदत्त ने कमंडल का कुछ जल रानी को भी पिला दिया और इस तरह रानी रूपमती को भी पराविद्या का ज्ञान मिल गया। देव युग से कुछ दिन बाद राजा कीर्तिध्वज का निधन हो गया और सोमदत्त राजा बन गए। तब उन्होंने सिद्धार्थ के पिता को सेवा से निवृत्त कर दिया। सिद्धार्थ को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। एक दिन सोमदत्त अपने मित्र मंत्री सिद्धार्थ के साथ महल की छत पर बैठे बातें कर रहे थे। संयोगवश किसी तरह पराविद्या की बात छिड़ गई। सोमदत्त ने सिद्धार्थ को बताया कि उसे भी पराविद्या का ज्ञान है तो सिद्धार्थ की उत्सुकता भी जाग उठी और सिद्धार्थ पराविद्या को जानने के लिए उत्सुक उठा। मित्र के आग्रह को सोमदत्त मना ना कर पाए और कमंडल से थोड़ा जल उसे भी पिला दिया। इस तरह सिद्धार्थ को भी पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा ही लालच मन में आ जाए तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान प्राप्त होते ही उसके मन में भी लालच जाग गया और सिद्धार्थ सोचने लगा किसी न किसी युक्ति से अगर मैं सोमदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो सारा राजपाट और धन दौलत मेरी हो जाएगी और रानी रूपमती का प्यार भी मिलेगा। इसके बाद मैं बिना रोक टोक के पूरे राज्य पर राज्य करूंगा। सिद्धार्थ गलत नीयत के साथ एक दिन राजा सोमदत्त के साथ शिकार पर चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखते ही सिद्धार्थ ने सोमदत्त से कहा, मित्र, तुम्हें तो पराविद्या का ज्ञान प्राप्त है और तुमने मुझे भी उस ज्ञान को सिखाया है, लेकिन अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने कोई भी परीक्षा नहीं की है। आज अच्छा मौका है
उस ज्ञान की परीक्षा करने का। सामने वह मरा हुआ बंदर पड़ा है, यदि तुम उसके शरीर में मुझे प्रवेश करके दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सोमदत्त ने कहा, ये कौन सा कठिन काम है, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा देता हूँ। सोमदत्त सिद्धार्थ की चाल को नहीं समझ सके और अपनी विद्या के बल पर सोमदत्त ने अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश किया। वह मरा हुआ बंदर तुरंत जीवित हो गया। यह देखकर सिद्धार्थ ने भी झपट कर अपने ज्ञान का प्रयोग किया और तुरंत ही अपना शरीर छोड़कर सिद्धार्थ ने सोमदत्त के शरीर में प्रवेश कर लिया और तलवार निकालकर अपने शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक गड्ढे में फेंक दिया। यही सब देखकर बंदर के शरीर में सोमदत्त घबरा गए और वह तुरंत ही समझ गए कि सिद्धार्थ के मन में बेईमानी जाग उठी है, ये मेरी गद्दी पर बैठना चाहता है। जब सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उठाई, बंदर बने सोमदत्त को मारने उनके पीछे दौड़ पड़ा। अपनी जान सभी को प्यारी होती है। बंदर बने सोमदत्त ने जब तलवार उठाए सिद्धार्थ को अपनी ओर दौड़ते देखा तो वह घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अब आगे आगे बंदर और पीछे पीछे तलवार लिए सिद्धार्थ दौड़ रहा था। अचानक बंदर को ऊंचा पेड़ नजर आया और वह छलांग लगाकर उस पेड़ पर चढ़ गया। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए वहां उस घने जंगल में गायब हो गया। सिद्धार्थ कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब बंदर उसे नजर नहीं आया तो सिद्धार्थ नगर वापस लौट आया। सोमदत्त के रूप में सिद्धार्थ जब महल पहुंचा तो उसे रास्ते में किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन रानी रूपमती के सामने उसका यह राज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसके बोली व्यवहार, उसके चलने फिरने के ढंग से जल्दी ही रानी रूपमती समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा हुआ है और सोमदत्त ने उसके पति के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके पति ने एक बार उसे बताया भी था कि उसने सिद्धार्थ को भी पराविद्या का ज्ञान दिया है। अब रानी रूपमती दिन रात चिंता में डूबी रहती कि किस प्रकार अपने पति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। उधर सोमदत्त बंदर बनकर वैसे ही बेहाल थे और सिद्धार्थ, जो कि अब सोमदत्त की गद्दी पर बैठकर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ ही दिनों में एक अजीब घोषणा नगर में करवा दी। राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाहर मार दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 टका प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। सिद्धार्थ को यही डर था कि किसी दिन बंदर बना सोमदत्त महल में आकर अपनी रानी से न मिल ले। रानी पहले ही उसे शंका भरी नजरों से देखने लगी थी। अगर किसी तरह बंदर बने सोमदत्त ने रानी रूपमती से संपर्क बना लिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। रानी रूपमती उससे सारे राजकीय अधिकार छीनकर उसे कैद करवा देगी और इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने और मारने की घोषणा करवा दी। 100 टका काफी बड़ी रकम थी। सारे नगर और राज्य के बहेलिया शिकारी बंदरों को पकड़ने में जुट गए और बंदरों को राज दरबार में लाकर राजा से इनाम पा रहे थे। और एक दिन एक बहेलिया ने जमीन में चने रखकर बंदर बने सोमदत्त को लालच में फंसा लिया। बंदर बने सोमदत्त को भी पकड़ लिया गया। उस बहेलिया ने बंदर को घर लाकर बांध दिया। उसका इरादा था कि अगले दिन बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम की रकम लेगा, लेकिन रात्रि में बहेलिया का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। पहले दोनों ने रात में मदिरा पी,
मदिरा पीते ही दोनों आपस में बातें करने लगे। बहेलिया ने रिश्तेदार से कहा कि मित्र, राजा की इस घोषणा से तो अपना बहुत फायदा ही फायदा है। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचा चुका हूं और इनाम की रकम भी प्राप्त कर चुका हूं। मित्र, आप बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े हैं? मैं भी काफ़ी बंदर पकड़कर राज दरबार में ले जा चुका हूँ, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आई कि हमारे राजा को बंदरों से क्या दुश्मनी हो गई, वह बंदरों को क्यों पकड़कर मारते हैं। बहेलिया ने कहा, भाई वह राजा है, उसकी बातें वही जाने, हमें इन सब से क्या मतलब। हम तो बस इस धंधे से अपना माल सीधा कर रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर बंदर बने सोमदत्त का कलेजा डर से धड़कने लगा। वह समझ गए कि सिर्फ उसके प्राण पाने के लिए ही सिद्धार्थ सारे बंदरों का दुश्मन बन बैठा है। वह मुझे मारकर पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेना चाहता है। ये जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास और तेज कर दिए। बहेलिया ने एक लोहे का कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से बांध दिया था। अब हालत यही थी कि कड़ा तो टूट नहीं सकता था, इसलिए सोमदत्त ने अपने तेज दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात होते होते उसने अपनी रस्सी काट ली और आज़ाद होकर वहीं घर के ऊपर जाकर छत पर बैठ गए। सुबह सुबह जब बहेलिया जागा तो उसने अपनी नज़र बंदर पर दौड़ाई, लेकिन बंदर वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो बहेलिया मन ही मन सोचने लगा, मेरे 100 टका भी गए, बंदर भी गया और साथ ही साथ ₹2 का लोहे का कड़ा भी ले गया। उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदी वो नुकसान सब बेकार हो गया। तभी छत पर बैठा बंदर बोला, क्या हुआ दोस्त, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? मैं यही हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाहता तो कब का चला गया होता, लेकिन मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। एक बंदर के मुंह से इंसानों की भाषा सुनकर पहले तो बहेलिया बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि जरूर वह किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस गया है। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सच बताओ, तुम कौन हो? बंदर होकर भी इंसानों की भाषा कैसे बोल रहे हो और तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? बंदर बोला, मैं कौन हूँ और इंसानों जैसी भाषा कैसे बोल पा रहा हूँ? इन बातों को छोड़ो और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करवा सकता हूँ? तुम मुझे एक कागज और कलम ला कर दो, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर दूंगा। तुम वह पत्र ले जाकर महल में रानी रूपमती को दे देना। रानी रूपमती बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के देगी। 100 सोने के सिक्कों को पाकर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहेलिया ने उस बंदर को कागज और कलम लाकर दे दिया। बंदर के हाथ कागज और कलम लगते ही एक पत्र लिखकर तैयार कर दिया। उस पत्र में बंदर ने उन सारी घटनाओं के बारे में लिखा जो उसके साथ अब तक हुई थी, और उसने रूपमती को यह निर्देश भी दिया कि जो व्यक्ति एक चिट्ठी लेकर आए उसे 100 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे देना। पत्र को मोड़कर बंदर ने बहेलिया के हाथ में सौंप दिया और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना, इस बात का खास ध्यान रहे कि यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने देना। यह पत्र बड़ी सावधानी पूर्वक रानी रूपमती के हाथ में ही देना। बहेलिया ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, इस पत्र को तो मैं अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये पत्र 100 सोने के सिक्कों की कीमत का है। मैं आज ही इसे महल जाकर रानी को दे दूँगा। बंदर और बहेलिया के बीच हो रही इन सभी बातों को उस समय दीवार के पीछे छुपा बहेलिया का पड़ोसी वैश्य सुन रहा था। बंदर के मुंह से इंसानों की भाषा देखकर वह तुरंत समझ गया था
कि राजा ने बंदर को पकड़ने की घोषणा क्यों करवाई थी। वह वैश्य अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिया से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए तो राजा मुझसे प्रसन्न हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देंगे। ये सब सोच विचार कर वह वैश्य बहेलिया से मिला। उसे बहला फुसलाकर 100 सोने के सिक्के देकर वह पत्र उस वैश्य ने खरीद लिया। बहेलिया को घर बैठे 100 सोने के सिक्के मिल गए, इसलिए उसने भी बिना सोचे वह पत्र उस वैश्य को दे दिया। वैश्य वह पत्र लेकर घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उस जगह पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने चतुराई दिखाई और एक रस्सी का फंदा बनाकर सोमदत्त के गले में फंसा लिया। इस तरह वह बंदर जो बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ था एक बार फिर वैसे ही कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही बहेलिया के मन में भी बदलने लगा। उसने सोचा कि 100 सोने के सिक्के तो मुझे मिल ही गए हैं, अब अगर बंदर से कही हुई बातें और उसके द्वारा लिखे हुए पत्र की बात जाकर रानी रूपमती को बता दे तो उसे और ढेर सारा इनाम मिलेगा। बहेलिया तुरंत ही रानी से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह भागता हुआ रानी के पास पहुंचा और उस बहेलिया ने रानी रूपमती को सारी बात बता दी। उसकी जुबान से ये सारी बातें सुनकर रानी सब कुछ समझ गई और रानी रूपमती ने बहेलिया को 100 सोने के सिक्के इनाम देकर उसे जाने दिया। फिर बंदर बने अपने पति को बचाने के लिए रानी रूपमती योजना बनाने लगी। बहेलिया जब रानी से मिलकर बाहर लौटा तो उसके दिमाग में एक और नई खुराफात आ गई। धन के लालच में बहेलिया अंधा हो गया था। वह सीधा राजा के दरबार पहुंच गया। बहेलिया ने राजा से उस वैश्य के विरुद्ध शिकायत लिखवा दी कि कल रात उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके पड़ोसी ने वह बंदर उससे छीन लिया। उस बंदर पर मेरा अधिकार है और इसलिए उसके पड़ोसी से वह बंदर उसे वापस दिलाया जाए। उसकी शिकायत पर राजकीय अधिकारियों ने कुछ सैनिक भेजकर बंदर सहित उस वैश्य को पकड़ने के लिए भेज दिया। उधर बहेलिया के जाते ही रानी रूपमती भी अपने पति को बचाने के लिए नए नए उपाय सोचने लगी और बहुत सोचने समझने के बाद रानी रूपमती ने अपनी सेविकाओं को बाजार भेजकर एक तोता मंगवाया और उसे पिंजरे में डालकर अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद में महल के नीचे लोगों का शोर सुनाई देने लगा। कारण जानने के लिए उसने भी छत से नीचे झांक कर देखा तो कुछ सैनिक एक बंदर को खींचकर राज दरबार में लाते हुए दिखाई दिए। साथ ही कुछ सैनिक एक आदमी को भी पकड़कर ला रहे थे। रानी रूपमती को यही नज़ारा देखकर समझने में देर नहीं लगी कि यह बंदर ही उसका पति है, जिसके बारे में अभी अभी वह बहेलिया बताकर गया है। रानी रूपमती जल्दी से जाकर आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को ले आई। जब बंदर को महल में खींचकर लाया जा रहा था तो वह मन ही मन रो रहा था और अपनी प्रिय रानी रूपमती को याद कर रहा था। बंदर बने सोमदत्त मन ही मन यही सोच रहे थे कि कुछ ही देर बाद मेरा वध कर दिया जाएगा। पता नहीं अब मैं अपनी प्रिय रानी को देख पाऊंगा या नहीं। ये सोचकर उस बंदर ने आखिरी बार देखने के लिए ऊपर की ओर अपनी गर्दन उठाकर देखा। महल के ऊपर रानी रूपमती खड़ी थी। उसने बंदर को इशारा किया और तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था और वह बंदर परा विद्या के प्रयोग से बंदर के शरीर से निकलकर तोते के शरीर में प्रवेश कर गया और ऊपर उड़कर रानी रूपमती के पास पहुंच गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर
पिंजरे को उसी जगह टांग दिया। बंदर की अचानक मृत्यु से उसे ले जाने वाले सैनिक भी बहुत घबरा गए। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलने वाले बंदर को देखने के लिए काफ़ी भीड़ सैनिक के पीछे पीछे चल रही थी। सैनिक भी भयभीत हो गए थे कि दंड अधिकारी को क्या उत्तर देंगे, लेकिन उनके पीछे चल रही भीड़ उसकी गवाह थी, इसलिए उनका डर कुछ कम हुआ। वहाँ सभी लोगों ने देखा था कि बंदर के अचानक प्राण निकल गए। ये सारी घटना होने के बाद उसी रात सोमदत्त बना सिद्धार्थ रानी के शयन कक्ष में पहुंचा। उसके पहुंचने से पहले ही रानी रूपमती ने एक बकरी का छोटा बच्चा मंगवा लिया था। सिद्धार्थ जब रानी रूपमती के पास पहुंचे तो रानी रूपमती ने रूखे मन से उसका स्वागत किया। अब सिद्धार्थ से भी रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, प्रिय, जब से मैं शिकार खेल कर लौटा हूँ तुम्हारा व्यवहार तभी से मेरे लिए कुछ अजीब सा लग रहा है। अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार से बात तक नहीं करती, ना ही अपनी सेठ पर सोने देती हो। आज मैं तुमसे उन सब बातों का कारण जानकर ही रहूँगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करने लगी हो। रानी रूपमती ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे एक कारण ही है और वह कारण यह है कि मुझे आप पर शंका है कि आप मेरे पति के शरीर में कोई और व्यक्ति है। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं आपसे पहले जैसा प्रेम करना शुरू कर दूंगी। तब सिद्धार्थ ने पूछा, बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। तब रानी रूपमती ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको परा विद्या का अच्छा ज्ञान है। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवा कर रखा है, मैं उसे मार देती हूँ। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत सहमी में थी, और यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो मैं समझ लूँगी कि मेरा शक करना बिल्कुल सही था। सिद्धार्थ रानी रूपमती की बात सुनकर और उसे पाने की जल्दी में सिद्धार्थ ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रानी रूपमती ने उसके सामने ही उस बकरी के बच्चे को मार दिया। अब सिद्धार्थ ने भी अपना शरीर छोड़ दिया और उस बकरी के बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया। मौका देखते ही रानी ने तोता बने सोमदत्त को अपने शरीर में आने का इशारा किया और संकेत पाकर सोमदत्त भी जल्दी ही अपने शरीर में वापस आ गए। रानी ने देर ना करते हुए तुरंत ही तोते के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और इस तरह सिद्धार्थ उस बकरी के बच्चे के शरीर में कैद होकर रह गया। गौतम बुद्ध ने बताया, ऐसे विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को देख कर कहा है, अंदर मैली बाहर उजली बगुला जैसा भेष, इससे तो कौवा भला जो अंदर बाहर एक।